हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो। तो आप सभी का पूरा सिलेबस प्लस एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब कुछ करा चुकी थी। अब बारी आ गई थी, वो है फाइनल टचअप। फाइनल टचअप मीन्स सैम्पल पेपर्स। इन सैम्पल पेपर्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इनसे आपका जहाँ पर बहुत हद तक आप पेपर पैटर्न समझते हैं, क्वेश्चंस वेरिएशन में मिलते हैं, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में होती हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई ये पेपर पैटर्न, मैम चूंकि आप तो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं तो आप पेपर पैटर्न कैसे बता रहे हो। देखिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि सीबीएसई क्लास 9th और 10th इन दोनों के पेपर पैटर्न को इशू करता है, और चूंकि 10th का तो बोर्ड होता है तो उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और 9th का जो सीबीएसई का मॉडल सैम्पल पेपर इशू होता है वो स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है कि जितने भी आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे 9th क्लास में वो इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर पैटर्न 9th और 10th का लगभग सेम रहता है, सिलेबस अलग अलग ज़रूर रहता है लेकिन पेपर पैटर्न सेम रहते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है क्लास 10th के लिए, जहाँ पर आपको पेपर वैसा ही मिलेगा जैसा बोर्ड का पेपर होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर वैसे ही है जैसे कि क्लास 10th का आपकी पेपर आने वाला है। तो आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर हो सकें और इस बार के फाइनल एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो आज का वीडियो है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है नंबर 2 ईयर 2024-25 के सेशन के लिए। पेपर कोड का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके 9th में कोर्स ए का पेपर कोड रहता है 002, और जब आप 10th में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके कोर्स ए का पेपर कोड 002 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बारीकी से ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ सामान्य निर्देश में। 3 घंटे का आपको समय मिल रहा है, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 3 घंटे टाइम जो है वो आपके राइटिंग के लिए है, लेकिन 15 मिनट आपको बिफोर टाइमिंग, यानी कि इस 3 घंटे से पहले 15 मिनट आपको मिल जाएंगे पेपर को रीड करने के लिए। तो ये पेपर आपका टोटल कितने टाइम का हो जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का। तो उन 15 मिनट को आपको करना है यूटिलाइज। कैसे करोगे? उस 15 मिनट को यूटिलाइज करने के लिए आपको करने पड़ेंगे थोड़ी सी चालाकी का काम। आपके जितने एमसीक्यूज़ हैं उन्हें आप उन सभी के आंसर्स आप इसमें निकाल लेंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश के भी आंसर आपको इन 15 मिनट के अंदर निकाल लेना है। ये स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा आपके पेपर को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम मैनेज आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब सामान्य निर्देश देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो कितने प्रश्न दिए गए हैं? 15 प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न करने हैं। आप बोलोगे मैम ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल अंदर ऑप्शन है। ये तो मुख्य प्रश्नों की संख्या है, इसके अंदर उप प्रश्न दिए गए हैं, उनमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, 15 प्रश्न हैं और 4 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, का, खा और गा। का आपका अपठित बोध है, खा आपका व्यवहारिक व्याकरण है, गा आपकी दोनों पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है, और घा आपका रचनात्मक लेख है। ठीक है, तो देखिए क्या है। खंड का में कुल 2 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न दिए गए? 2 प्रश्न। अपठित गद्यांश और पद्यांश आधारित आपके पास प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। कितने उप प्रश्न दिए गए हैं? 10 प्रश्न दिए गए हैं। अब 10 प्रश्न किस हिसाब से हैं? 5 पट अपठित गद्यांश में हैं और 5 प्रश्न अपठित पद्यांश में। ठीक है, अब आ जाते हैं खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं। खंड खा में कितने प्रश्न दिए गए हैं? सिर्फ 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। तो खंड खा में उप प्रश्न जो दिए गए हैं वो आपके व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित हैं। तो यहाँ 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें आपको निर्देश के अनुसार सिर्फ 16 प्रश्न करने होंगे। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें एक एक ऑप्शन आपके पास में रहेगा, आपके जितने भी रहेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं खंड गा में कुल 5 प्रश्न हैं। तो खंड गा हमारा क्या है? पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक अधिकार आधारित हैं, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय भी हैं और वर्णात्मक भी हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 21 है।
खंड घ में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। तो खंड घ में 4 प्रश्न हैं जो कि रहेंगे आपके रचनात्मक लेखन पर आधारित। इन रचनात्मक लेखनों में आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न के साथ ऑप्शन मिलेंगे, आपको निर्देश के साथ काम करना पड़ेगा। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए करिए। तो जितने भी प्रश्न हैं इन सभी का आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और पालन करना है। तो ये कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शंस थे, इन्हीं के हिसाब से आपको काम करना है। चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं खंड का, जहां पर है हमारा अपठित बोध आधारित 2 प्रश्न। पहला है अपठित गद्यांश, इसको हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और 2 प्रश्न वर्णनात्मक हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ये प्रश्न रहेंगे ये 7 नंबर के रहेंगे। कैसे? जो बहुविकल्पीय हैं वो तो 3 नंबर के हो गए, 1-1 नंबर के 3 हो गए। जो आपके वर्णनात्मक हैं वो 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। देखिए क्या है। तो अब गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ। ड्यूरिंग एग्जाम आपको आंसर्स अगर जल्दी खोजने हैं अपठित गद्यांश में, तो बहुत अच्छा ये रहेगा कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए और फिर गद्यांश पढ़िए, तो आप आसानी से सारे आंसर्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते क्या है। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 नंबर के प्रश्न आएंगे इस गद्यांश में। पहला प्रश्न है, देश की आज़ादी के 69 वर्ष हो चुके हैं और आज जरूरत अपने भीतर के तर्क प्रिय भारतीयों को जगाने की है। पहले नागरिक और फिर उपभोक्ता बनने की है। यानी कि पहले हम देश के नागरिक बने, फिर उपभोक्ता बने, जो चीज़ों को खरीदता है। हमारा लोकतंत्र इसीलिए बचा है कि हम सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन वह बेहतर इसलिए बन पाया क्योंकि एक नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। यानी कि एक नागरिक होने के नाते हमारे पास जो जिम्मेदारियां हैं हम उससे कभी भागते नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता जनता की जागरूकता पर ही निर्भर होती है कि वहां की जनता कितना अवेयर रहती है। एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ के अनुसार किसी मंत्री का सबसे प्राथमिक, सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वह यह है कि वह ईमानदार हो और उसे भ्रष्ट नहीं बनाया जा सके। ठीक है, उसका ईमानदार होना और वो भ्रष्ट ना हो सके। इतना ही जरूरी नहीं बल्कि लोग देखें और समझें कि यह आदमी ईमानदार है। उन्हें उसकी ईमानदारी में विश्वास भी होना चाहिए। इसीलिए कुल मिलाकर हमारे लोकतंत्र की समस्या मूलतः नैतिक समस्या है। यानी कि जो हमारा व्यवहार होता है उस पर है कि मतलब हम ईमानदार रहते हैं कि हम बेईमान हो जाते हैं। लोकतंत्र कहाँ पर आधारित हो गया? नैतिकता पर आधारित हो गया। संविधान, शासन प्रणाली, दल, निर्वाचन, ये सब लोकतंत्र के लिए अनिवार्य अंग हैं। पर जब तक लोगों में नैतिकता की भावना ना रहेगी, लोगों का आचार विचार ठीक ना रहेगा, तब तक अच्छे से अच्छे संविधान और उत्तम राजनीतिक प्रणाली के बावजूद लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता है। आप चाहे जितनी अच्छी चीजें दे दीजिए, अगर ये नैतिकता नहीं रहेगी तो कुछ भी सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। स्पष्ट है कि लोकतंत्र की भावना को जगाने व सर्वदित करने के लिए आधार प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। हम ये कहें कि राजनीतिज्ञों के ऊपर ये है कि आप ये प्रचार प्रसार करिए, नहीं, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हर समाज के व्यक्ति की है। आजादी और लोकतंत्र के साथ जुड़े सपनों को साकार करना है तो सबसे पहले जनता को स्वयं जागृत करना होगा। जब तक स्वयं जनता का नेतृत्व पैदा नहीं होता तब तक कोई भी लोकतंत्र सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। सारी दुनिया में एक भी देश का उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जिसका उत्थान केवल राज्य की शक्ति द्वारा हुआ हो। वहां के लोग भी उतने सक्रिय रहते हैं, नैतिकतापूर्ण रहते हैं। कोई भी राज्य बिना लोगों की शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकता। अब एक देश है, एक राज्य ले लो, सिर्फ वहां के लोग जो शासित है उन्हीं की शक्ति पे काम चले, ऐसा नहीं होता। वहां के अंदर की जो जनता है उसका भी जागृत और शक्तिकरण होना जरूरी होता है। चलिए, अब इस पर है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न, हम 3 प्रश्न हमारे पास बहुविकल्पीय है। पहला प्रश्न क्या है? लगभग 69 वर्ष की आजादी के बाद नागरिकों से लेखक की अपेक्षाएं क्या हैं? वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं? अपने भीतर के तर्क प्रिय भारतीयों को जगाने की, पहले नागरिक और फिर उपभोक्ता बनने की, उपरोक्त दोनों
और अधिक धन कमाने की। तो यहाँ पर जो गद्यांश के हिसाब से है वो लेखक ये दोनों ही अपेक्षाएं रख रहे हैं यहाँ के नागरिकों से, अपने भीतर के तर्कप्रिय भारतीय को जगाने की, पहले नागरिक और फिर उपभोक्ता बनने की। नेक्स्ट है, किसी भी लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? कोई भी लोकतंत्र अगर सफल हो रहा है तो इस पे किसकी सबसे ज्यादा जो है वो दारोमदार होता है? देखिए, नैतिकता की भावना पर, धन कमाने पर, राज्य की शक्ति पर या उत्तम राजनीतिक प्रणाली पर। तो ये डिपेंड करता है नैतिकता की भावना की, वहां के लोग कितने ईमानदार हैं। भाई ईमानदार या बेईमान होना ये तो नैतिकता के भाव ही होते हैं, कैसी ईमानदारी के साथ आप वहां पर काम करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे लोकतांत्रिक देश में किस चीज का अभाव है? राजनीतिक प्रणाली, जागरूकता, ईमानदारी या नैतिकता? तो गद्यांश के हिसाब से किसका अभाव है? वो है जागरूकता। लोग अभी उतना जागरूक नहीं है, जितना जागरूक होंगे वो उतना उनके लिए आगे के समय में अच्छा होगा। चौथा प्रश्न है, किसी मंत्री की विशेषता क्या होनी चाहिए? अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय हो गए, अब 2 वर्णात्मक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है, अब ये जो 2 वर्णात्मक प्रश्न है ये 2-2 नंबर के हैं। आंसर आपको एज इट इज जो है गद्यांश में मिल गया है। इसका क्या है? किसी भी मंत्री की विशेषता होनी चाहिए, किसी भी मंत्री के लिए आवश्यक है कि वह ईमानदार हो और कोई उसे भ्रष्ट ना बना सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि अन्य लोग उसकी ईमानदारी पर विश्वास करें। भाई ईमानदार हो लेकिन उस पर भाई लोग विश्वास भी तो करें, जाने तो को भी ईमानदार है तभी तो उसको आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोकतंत्र की भावना को जगाना बढ़ाना किस प्रकार का दायित्व है? भाई लोकतंत्र को हम बढ़ा रहे हैं, जगा रहे हैं, तो ये दायित्व कैसा हो जा रहा है? ये सामाजिक दायित्व है। लोकतंत्र की भावना जगाना और बढ़ाना लोगों का सामाजिक दायित्व है। तो ये राजनीतिक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर नहीं है, ये समाज का दायित्व बन जाता है। चलिए, पहला प्रश्न खत्म हुआ जहां पर एक अपठित गद्यांश था, 7 नंबर का रहेगा। अब दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं, हमारे पास एक अपठित काव्यांश रहेगा और इस पर आधारित हमारे पास 5 प्रश्न रहेंगे, जिनमें 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक रहेंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब काव्यांश को करने का ट्रिक मैं आपको बता दूं, काव्यांश करते समय आपको पहले कविता का अंश पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तब आप ज्यादा आसानी से आंसर्स फटाफट निकाल पाएंगे। यह मजूर जो जेठ मास में इस निधूम अनल में कर्म मग्न है, अविकल दग्ध हुआ पल पल में। यह मजूर जिसके अंगों पर लिपटी एक लंगोटी, यह मजूर जर्जर कुटिया में जिसकी वसुधा छोटी। किस तपस में तल्लीन यहाँ है, भूख प्यास को जीते, किस कठोर साधन में इसके युग के युग हैं बीते। कितने महाधिप आए हुए विलीन क्षितिज में, नहीं दृष्टि तक डाली इसने निर्विकार यह निज में। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक मजदूर के ऊपर, जो मजदूर वर्ग है उसके ऊपर एक कविता लिखी गई है कि वो कितना मेहनत करता है, कितना अभावग्रस्त जीवन जीता है, उसके पास कपड़े नहीं हैं, इतनी गर्मी में भी, है ना, यहाँ पर दिया गया ना, जेठ मास के इस निधूम अनल में, यानी कि जेठ मास जो साल का सबसे गर्म महीना माना जाता है, उसकी अनल, उसकी आग, इतनी गर्मी धूप की रूपी आग में भी जलकर वो काम करता रहता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ये अविकंप ना जाने कितने घूट पिए हैं विष के, आज इसे देखा जब मैंने बात नहीं की इससे। अब ऐसा लगता है इसके तब से विश्व विकल है, नया इंद्रपद इसके हित ही निश्चित निसंशय है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है जब उससे मिलते हैं तो उसके बारे से बात नहीं करते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कवि की दशा कैसी है? उसकी दशा अच्छी है, वह पेट भरने लायक भी नहीं कमा पाता, वह इंद्रपद का आसीन है, वह सुखी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? कवि की दशा नहीं पूछी गई है, यहाँ पर मजदूर की दशा पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि इस पूरी कविता में हमने मजदूर के बारे में बात करी है। तो वह पेट भरने लायक भी नहीं कमा पाता है, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी पेट भरने लायक नहीं कमा पाता। उसने जीवन को कैसे जिया है? विष का घूंट पीकर, अमृत का घूंट पीकर, पानी का घूंट पीकर या दूध का घूंट पीकर?
तो अगले काव्यांश में क्या था वहां पर, वो था विष का घूंट पीकर, यानी कि अपने जीवन में बहुत तरह के तिरस्कार, अभावों, तकलीफों को सहते हुए वो अपने जीवन को बिता रहा है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर उसने क्या कहा है, विष का घूंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर की दशा देखकर कवि को क्या लगता है। जब वो मजदूर की दशा देखता है तो उसे क्या लगता है, वह बहुत प्रसन्न है, वह बहुत दुखी है, वह बहुत उदास है, उसकी दशा में सुधार होगा। तो जब मजदूर की दशा कवि देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उसकी दशा में अब सुधार होगा, क्योंकि उन्होंने बात आखिरी पंक्तियों में करी है कि हाँ एक समय ऐसा आएगा कि उसकी दशा में सुधार होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर चौथा हमारे पास में बहुविकल्पी है, जेठ का महीना कवि को बाधित क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि वह अपने काम में मग्न है, क्योंकि उसकी दशा दीनहीन है, क्योंकि काम करना उसकी आदत बन चुका है, क्योंकि उसने विष का घूंट पिया है। तो जेठ के महीना कवि को बाधित क्यों नहीं कर रहा, मजदूर को बाधित क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वह अपने काम में मग्न है। ठीक है, तो कवि नहीं है यहाँ पर, मजदूर है। मजदूर को बाधित नहीं कर रहा क्योंकि उसके लिए वो काम जरूरी है, क्योंकि उसका ध्यान अर्निंग पे है, उसका घर उसी से चलेगा, तो गर्मी उसे इस चीज के लिए कोई भी परेशानी नहीं कर रही। पांचवा प्रश्न है, अपने बड़े से बड़े लोगों को भी अपना कष्ट क्यों नहीं बताया। उसने बड़े बड़े लोगों को, भाई बहुत सारे बहा महिमाएं सब चले गए, लेकिन किसी को उसने कष्ट नहीं बताया। क्योंकि किसी ने उसे नहीं समझा इसलिए, क्योंकि वह किसी को नहीं जानता इसलिए, क्योंकि वह अपने काम में तल्लीन था इसलिए, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। तो उसने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वह अपने काम में तल्लीन था। जो काम है भाई, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास नहीं है। उसे अपनी जीवन रोटी चलाने के लिए काम करना जरूरी है, तो इस तरीके से वो पूरा तल्लीन होकर अपने काम में लगा रहता है। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड खा में, जहां पर व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं। अब व्याकरण के हमारे टॉपिक में पहला क्या है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो हमारे पास है उपसर्ग और प्रत्यय पहले, है ना। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। अब हमारे पास उपसर्ग है और प्रत्यय है, मूल कलर के अलग लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, संभावना, अज्ञात और आशंका, अलग क्या करना है, उपसर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, सम प्लस भावना। क्या है, संभावना दिया ना, तो सम प्लस भावना, अ प्लस ज्ञात। ठीक है, अ हमारा क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। आशंका, आ जो है उपसर्ग है और शंका हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखें। संभावना, सम उपसर्ग है और भावना मूल शब्द है। अज्ञात में आ उपसर्ग है और ज्ञात मूल शब्द है। फिर आते हैं आशंका में, आ उपसर्ग है और शंका मूल शब्द होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए क्या है, यहाँ पर शब्द प्लस ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, शब्दों। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम प्लस इन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रामीण। नेक्स्ट है सांप प्लस ओला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सपोला। ठीक है, हो गया। तो ये नए शब्द बन रहे हैं। चलिए आंसर देखें इसका, शब्द प्लस ओ शब्दों, ग्राम प्लस इन ग्रामीण, सांप प्लस ओला सपोला। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 करने हैं और ये 4 नंबर के रहेंगे। तो उपसर्ग प्रत्यय भी हमारा 4 नंबर का हो गया, 2 नंबर का उपसर्ग, 2 नंबर का प्रत्यय। अब 4 नंबर का हमारे पास समास आया है। क्या दिया गया है, यथा नियम विग्रह कीजिए। अब यथा नियम का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नियम के अनुसार। समास कौन सा होगा, अव्यय भाव समास। ठीक है, क्योंकि यथा शब्द अव्यय है तो अव्यय भाव समास रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यथा नियम, नियम के अनुसार अव्यय भाव समास, क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द अव्यय है और यथा का जब भी हम विग्रह करेंगे तो हम यहाँ पर यथा का अनुसार कर देते हैं। मैं पहले भी आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ।
जब भी कहीं यथा आ रहा है वो बदल के अनुसार ही बनेगा। नेक्स्ट आते हैं शरारत, इसका विग्रह करिए क्या है, शर से आहत। ठीक है, शरारत का मतलब क्या हुआ, शर से आहत। देखिए शर से आहत या शर के द्वारा आहत, तो ये कर्ण तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर कारक क्या लग रहा है, या तो से लग रहा है या तो के द्वारा लग रहा है, और ये दोनों ही चिन्ह कहाँ लगते हैं हमारे, परसर्ग किसके हैं, ये कर्ण कारक के जो है परसर्ग हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक पर आधारित हमारा समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं नेक है नाम जिसका, समस्त पद लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक है नाम जिसका, वो हो जाएगा नेक नाम। नेक नाम बहुव्रीहि समास। अब नेक नाम है जिसका, हमेशा याद रखना जिसका शब्द कहीं पर भी आ रहा है अगर, वो सीधे बहुव्रीहि समास में पहुंचता है। ठीक है, ये क्योंकि इससे जिसका से सीधे क्या हम किसी तीसरे की तरफ इशारा करें, तीसरा जो पद है उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गजानन, गज के समान आनन है जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, तो जिसका या जिसके शब्द जहां पे विग्रह में किया वो सीधे क्या है, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। नेक्स्ट है कुमारी श्रवणा, समस्त पद होगा, यहां पर क्या होगा, कुमारी श्रवणा, वो सीधे मिल जाएगा, कर्मधारय है। क्यों, यहां पर श्रवणा की क्वालिटी क्या है, वो कुमारी है। क्या है, वो कुमारी है? तो ये चीज उसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर इसको ऐसा नहीं है होगा कि क्योंकि यहाँ पर कुमारी श्रवणा आ रहा है तो इसका हम समस्त पद अगर हम बनाते हैं, श्रवणा जो की है कुमारी, या है ना, जो है कुमारी, आप ऐसे भी कर सकते हो, श्रवणा जो है कुमारी, कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चार गुनी का समस्त पद होगा चौगुनी। ठीक है, चार गुनी का क्या होगा, चौगुनी, और ये होगा द्विगु समास। देखिए क्या है, चार गुनी, चौगुनी, चार गुणे का समाहार द्विगु समास, या चार गुना है जो कर्मधारय समास। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम यहाँ तो कर्मधारय समास भी आ गया, मोस्टली यहाँ पर आपका ये जो है वो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि प्रथम जो आपका शब्द है चौगुना, चार गुना हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये संख्या को बता रहा है, और गुना की जो विशेषता है वो क्या है, चार है। अब ये ऑल डिपेंड ऑन योर आपके विग्रह पर। अगर आप लिखते हो चार गुणे का समाहार तो ये हो जाएगा आपका क्या, द्विगु समास। लेकिन आप लिखते हो चार गुना है जो, तब वो कर्मधारय समास में जाएगा। ये विग्रह पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, निर्देशानुसार किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास क्या है, चार में से दो हमारे हो चुके, तीन हो चुके हैं। पहला हमने उपसर्ग प्रत्यय किया, फिर समास किया। अच्छा, ये तीसरा है हमारे पास में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो 8 भेद होते हैं, उन पर प्रश्न रहेगा। देखिए क्या है, 5 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं। पहला क्या है, श्याम हॉकी खेल रहा है। क्या है, श्याम हॉकी खेल रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होगा, सिंपल एक सरल वाक्य है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये सीधे होगा विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है ये, विधानवाचक वाक्य। सिंपल एक स्टेटमेंट है कि श्याम हॉकी खेल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ पर क्या है, आपको नियम पालन करने के लिए कहे जा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। सड़क पर नियम का पालन करते हैं, हम यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं तुम करो, है ना। फिर है, शायद आज पिताजी आएंगे। ये वाक्य क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। इसे बदलना किस में है, इच्छावाचक वाक्य में। अब यहाँ पर आज पिताजी घर आ जाएं, ठीक है, मेरी इच्छा है, या कुछ ऐसा करके लिखें तो क्या, काश पिताजी आज घर आ जाएं, क्या ना, पिताजी घर आ जाएं, तो ये हमारी इच्छा है। काश भी नहीं लगाओगे, अगर इतना भी लिख देते हो पिताजी घर आ जाएं, तो भी वो हमारी इच्छा को बता रहा है। यदि वर्षा होती तो फसल भी होती। ठीक है, अब ये वाक्य क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। इसे बदलना किस में है, विधानवाचक वाक्य में। तो यानी कि सिंपल एक स्टेटमेंट में लेना है इसे, और यहाँ पर क्या है, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्षा होने पर फसल भी अच्छी होती है। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये भी हो सकता है, या वर्षा क्या कहते हैं, वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट आते हैं, काश तुम कल आते।
काश तुम कल आते, ये क्या है, हम काश हमारी इच्छा है, ये हमने बोला। अब इसे बदलना किसने है, प्रश्नवाचक वाक्य में। तो अब यहाँ पर काश को हटा दो, तुम कल आते, क्या तुम कल आते, ठीक है ना, सिंपल ये है ना। देखो क्या है, तुम कल आओगे, या कल, क्या तुम कल आओगे, या कल तुम आते, क्या तुम कल आते, या कल तुम आओगे, किसी भी तरीके से तुम यहाँ पर पूछ कर लेते हो। तो क्वेश्चन बनाना है, बस याद रखना, काल नहीं बदलना है। ये भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में ही रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर आगे निम्नलिखित काव्यांशों में से जो प्रश्न है, निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में से आप पर अलंकार पे आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं और हमें एक करना है। अब ये काव्यांश का अंश क्यों कहा गया, क्योंकि अलंकार हमेशा काव्य पंक्तियों में ही होते हैं। तो 5 काव्यांश दिए गए हैं, 5 में से आपको किसी 4 को करना है। 4 करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। भेद, हमें अलंकार के भेद पहचानने, किन्हीं 4 के अलंकार के भेद पहचानने। देखिए क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अब चारु का चा, चंद्र का चा और चंचल का चा, चा वर्ण की आवृत्ति के कारण सीधे सीधे यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आते हैं सॉरी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। अब यहाँ पर लाल शब्द आया है, लाली मेरे लाल की, तो मेरा लाल पहला मेरा पुत्र है, और जित देखूं तित लाल यानी कि उधर बढ़ाई है। यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर दोनों ही अलंकार होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि ला 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 वर्ण आया है, तित आया है, जित आया है, ठीक है। लेकिन मेरा लाल यहाँ मेरे पुत्र की तरफ इशारा कर रहा है, और दूसरा लाल जो है वो चारों तरफ जो है उसकी प्रशंसा के बारे में, उसकी वाहवाही के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी होगा, दोनों ही अलंकार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तब हार प्रहार से लागत अब आनी के बीच पहाड़ परे। अब यहाँ पर देखिए, पहाड़ और पहाड़ शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तब हार प्रहार से लागत, यानी कि जब हम दोनों एक दूसरे के समीप आते थे तब क्या था, ये हार जो है वो पहाड़ की तरह लगता था, हम दोनों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न करता था, मेरे गले में पड़ा हुआ हार। अब क्या है, अब आनी के बीच पहाड़, अब हमारे मिलने के बीच में पहाड़ है, यानी कि अब हमारे दोनों के मिलने की ही नौबत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर पहाड़ शब्द 2 बार आया है और दोनों बार जो है चीजें अलग अलग हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 3 बेर खाती थी या 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर 3 बेर 2 बार दिया है, एक बार 3 बेर जो है वो समय को दर्शा रहा है, दिन के 3 पहर को दर्शा रहा है, और तीसरा 3 बेर जो है वो बेर जो फल होता है ना उसको दर्शा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार, दोनों बार अर्थ अलग, तो यमक अलंकार रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सीधे चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो यहाँ पर हरि शब्द में 2 अर्थ आ रहे हैं, हरि एक बंदर भी है और एक हरि जो है वो प्रभु के लिए बोला गया है, इसलिए यहाँ पर होगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया खंड गा। खंड गा में हमारे क्या होंगे, वो पाठ्य पुस्तक आधारित और पूरक पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न होंगे। अब कैसे, देखिए, आप पाठ्य पुस्तक में जो हमारी पुस्तक है, पहली क्षितिज, दूसरी है कृतिका, तो क्षितिज के काव्य खंड पे आधारित 2 प्रश्न आएंगे, जिनमें पहला प्रश्न हमारे पास में रहेगा काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। गद्यांश आधारित ले लीजिए, हाँ गद्यांश आधारित है तो गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद सेकंड आएगा, उसमें वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास में क्या आएंगे, वो गद्य खंड आधारित वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद जो 5वां प्रश्न रहेगा खंड गा का, उसमें हमारे पास पूरक पाठ्य पुस्तक आधारित यानी कि कृतिका आधारित प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझिए इसमें क्या आएगा। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो हमारी बुक है उसमें गद्य खंड में 6 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। उन 6 अध्यायों में से हमारे पास में किसी भी अध्याय से एक गद्यांश रखा जाएगा और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे,
ठीक है, तो पांचों बहुविकल्पी हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर का 1 हो जाएगा। 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए क्या है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो गद्यांश हम देख रहे हैं ये हमारा दिया गया है 2 बैलों की कथा से। देखिए क्या है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी के परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यही होता है, अक्सर हम लोगों ने ऐसे ही करते हैं। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब कि वो सीधा है इसलिए उसे बोला जा रहा है, या वो सच में मूर्ख है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। तो ब्याई हुई गाय कौन होती है? जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, तो उसके पास भी अगर कोई जाए तो वो सिंह की तरह धारती, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो कुत्ता भी क्या है, कुत्ते को भी क्रोध आता है, देखिए वो भी काट लेता है। गाय सींग मारती है, कुत्ता सींग मारता है, बैल भी मारता है, सब मारते हैं। ठीक है, लेकिन गधे को कभी नहीं देखा। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी गली हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। यानी कि उसको एक पल को ऐसा लगे कि अरे ये खराब दे दिया या दे दिया, तो उसके चेहरे पर वो असंतोष नहीं दिखता। बाकी सब जो है अगर आप ऐसा करोगे तो वो खाने के लिए मुंह भी नहीं डालेंगे, लेकिन गधे के साथ ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सीधा होता है, और सीधा है तो इसलिए उसको मूर्ख कह लिया जाता है। चलिए अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके सीधेपन के बारे में बताया गया? जाहिर सी बात है पूरे गद्यांश में हम बात कर रहे हैं गधे के सीधेपन के बारे में। गधे के, कुत्ते के, बैल के या भैंस के? तो सही क्या है, गधे के सीधेपन के बारे में। नेक्स्ट है, किस तरह के आदमी को गधे की संज्ञा दी जाती है? जो व्यक्ति बहुत सीधा हो, है, या बहुत मूर्ख, बुद्धिहीन, जिसको हम बुद्धिहीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति को, बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति को, या सीधे साधे व्यक्ति को। तो यहाँ पर सीधे साधे व्यक्ति को नहीं, हम लगाएंगे बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति को। जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं होती उसे हम बोल देते हैं परले दर्जे का गधा, है ना। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, आपका 3rd वाला। नेक्स्ट है, निरापद सहिष्णुता से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है, निरापद असहिष्णुता। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन में देखते हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति की सहनशीलता, बुद्धिमान व्यक्ति की सहनशीलता, किसी को विपदा में डालने वाली सहनशीलता, या किसी को विपदा में न डालने वाली सहनशीलता। तो यहाँ पर निरापद सहिष्णुता का तात्पर्य है ऐसा सीधापन होना या सहनशीलता जो किसी को भी मुश्किल में न डाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जानवर को कभी क्रोध करते ना देखा ना सुना? कौन सा ऐसा जानवर है? गधे। गधे को ना कभी क्रोध करते देखा और ना ही सुना है। तो सही क्या है, गधे को, कुत्ते को, गाय को या बैल को? तो सही क्या है, गधे को। नंबर 5, निरापद में कौन सा उपसर्ग है? निरापद, निर प्लस आपद। तो यहाँ पर कौन सा हो गया आपका? वो है आपका निर, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, निर प्लस आपद। आपद मतलब क्या है, मुसीबत। ठीक है, और निर मतलब बिना, तो मतलब बिना किसी को मुसीबत में डालने वाली सहनशीलता, इसीलिए उसे निरापद असहिष्णुता कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हमारे गद्य खंड पर आधारित जो अध्याय हैं उन पर से हमारे सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे, हमें 3 प्रश्न करने। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 6 नंबर का है। मतलब क्या रहेगा, देखिए आपके सामने आपके जो गद्य खंड है ना, आपकी पुस्तक क्षितिज का, उन अध्यायों में से कोई 4 आपके पास प्रश्न रखे गए हैं, आपको सिर्फ 3 करने हैं, और इनका आंसर आपको 25 to 30 वर्ड में करना है। बार बार बोलती हूँ, अपने आप को वर्ड लिमिट्स के अंदर समेटिए, वर्ड लिमिट के बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये देंगे 25 से 30 शब्दों में आप, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं कितने, 2। तो जब 3 क्वेश्चन करोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 6 नंबर मिलेंगे। चलिए क्या है, लेखक ने जब तिब्बत यात्रा की थी तब वहां
कानून और सुरक्षा की स्थिति कैसी थी। ये कौन सा चैप्टर है, ल्हासा की ओर, ठीक है। तो जब वो तिब्बत की यात्रा करी थी तो कानून व्यवस्था वहां की कैसी थी, वहां पर हथियार को लेकर कोई कानून नहीं था, सरकार कानून पे पैसा ही नहीं खर्च करती थी, सभी लोग हथियार लेकर घूमते थे, ऐसा कुछ हुआ था ना, वहां की कानून व्यवस्था बहुत ही लचर थी। देखिए क्या है, लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब वहां कानून और सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। वहां की सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर अधिक खर्चा नहीं करती थी, इसीलिए कानून व्यवस्था ढीली थी। हथियारों का कानून ना होने के कारण लोग बंदूक को लाठी डंडे की तरह लेकर घूमते थे। अब चूंकि जब वहां कोई कानून ही नहीं है, सरकार पैसा खर्च ही नहीं करती है, तो सबको ये था कि भाई हम अपना अपना अपनी अपनी रक्षा खुद अपने आप करें। तो जब अपनी रक्षा करनी है तो अपनी रक्षा करने के लिए हमको हथियार रखना पड़ेगा। तो जैसे लोग लाठी डंडा लेके लेते हैं, बंदूक, तलवार, बेलचा, चाकू, ये सब लेकर लोग घूमते थे कि भाई अगर मान लो कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हम उससे अपने आप को बचा लें। तो इसलिए सब इस तरीके से हथियार रखते थे। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली तुम लौटोगे ना, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। क्या है, सांवले सपनों की याद। तो जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तो जाबिर हुसैन जी, उनके जो अहम मित्र थे, उन्होंने इस पाठ की रचना करी उनकी याद में। सालिम अली चले तो गए मृत्यु के बाद, लेकिन बहुत हद तक जो है जाबिर हुसैन का कहना है कि भाई तुम लौटोगे, यानी कि तुम जैसा एक कोई पक्षी प्रेमी इस वापस आएगा, रहे होगा कि नहीं होगा, यानी कि तुम कहीं जन्म लोगे ऐसे रूप में। तो देखिए क्या है, लेखक सालिम अली के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वे रोज नियम से गले में दूरबीन लटकाए और कंधे पर बोझ टांगे पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने निकलते थे। कौन, सालिम अली, क्योंकि भाई वो पक्षियों से प्रेम करते थे, तो पक्षियों की जानकारी लेने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। कुछ समय पश्चात वे उनके बारे में दुर्लभ जानकारी एकत्र कर आते थे। अब उनकी मृत्यु के बाद भी लेखक को ऐसा ही लग रहा है कि आज भी सालिम अली हमेशा की तरह एक अंतहीन सफर पर लौट आएंगे, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा, सालिम अली तुम लौटोगे, क्योंकि जैसे हर बार सफर में जाते थे वापस आ जाते थे, लेकिन आज जब मृत्यु के सफर के लिए निकले वो, तो उन्हें लग रहा है कि तुम लौटोगे। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इन जैसा कोई पक्षी प्रेमी वापस आएगा। इस उम्मीद के साथ उन्होंने इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो कौन सा चैप्टर है, मेरे बचपन के दिन। तो यहाँ पर क्या बताया लेखिका महादेवी वर्मा ने कि बचपन से ही उनकी जो माँ थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, गीता पाठ वगैरह करती थी। लेखिका को हिंदी इसमें इंटरेस्ट उन्हीं की वजह से आया, क्योंकि वो पंचतंत्र की कहानी सुनाना, दोहे सुनाना, मीराबाई के भजन गाना, इसकी वजह से हुआ। तो वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री तो थी ही थी, साथ ही साथ वो घरेलू थी, बच्चों के लिए पूरी तरीके से समर्पित थी। ये भी कई चीजें उसमें उन्होंने बताई हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला क्या है, धार्मिक स्वभाव, क्योंकि जैसे उसमें बताया कि वो जागो कृपा निधान करके एक जो है गीत गाया करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि सुबह शाम जो है पूजा आरती करना, धर्म को मानना, ये सब बहुत था उनमें। लेखिका की मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी, ईश्वर में आस्था रखने वाली वे मीराबाई के पद तथा प्रभातियां गाती थी, ठीक है। दूसरा है संस्कारी महिला। लेखिका की मां संस्कारी महिला थी, उनके संस्कारों का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा। अब वो जो संस्कार उनके अंदर थे, अपने धर्म को लेकर, अपने परिवार को लेकर, पढ़ाई को लेकर, ये सारी चीजें लेखिका के अंदर भी स्वतः ही आई। वो भी पढ़ाई की तरफ इतना ज्यादा झुकी, है ना। हिंदी संस्कृत की ज्ञाता थी, क्योंकि भाई अगर उस लेखिका की माँ से पहले देखें तो वहां पर उर्दू और फारसी का वर्चस्व था, क्योंकि पिताजी वही पढ़ते थे। लेकिन जब लेखिका की माँ आई तो वो अपने साथ हिंदी और संस्कृत लेकर आई, जिसका प्रभाव लेखिका पर पड़ा, जिसके चलते वो हिंदी की इतनी बड़ी लेखिका भी बनी, है ना। लेखिका की मां को हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इस कारण लेखिका भी हिंदी संस्कृत के प्रति रुझान उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके बाबा ने उन्हें बहुत कोशिश करी थी भाई फारसी सिखाने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए, जिनके लिए मौलवी आते थे, लेकिन कहाँ सीख पाई वो अपनी माँ के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदी और संस्कृत जरूर सीख ली। अब आते हैं धार्मिक सहिष्णुता। लेखिका की माँ
अब उनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता भी थी। क्या था? लेखिका की मां धर्म सहिष्णु महिला थी। जवारा के नवाब के परिवार से उनके मधुर और आत्मीय संबंध थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो अपने धर्म के लिए कट्टर हो, वो अपने धर्म को तो मानती थी लेकिन दूसरे के धर्मों को भी उतना ही सम्मान देती थी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये था कि उनके पड़ोस में जो जवारा की बेगम रहती थी, उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध था उनका, है ना? क्योंकि भाई उनके घर में एक दूसरे का त्योहार मनाया जाना, फिर लेखिका की माँ, लेखिका के जब भाई पैदा हुए तो किस तरीके से जवारा की बेगम ने उनसे नेक मांगा, सब कुछ किया। तो ये पता चलता है कि भाई वहां धर्म सहिष्णुता थी, कोई धर्म को लेकर कट्टर नहीं था। प्रश्न संख्या 4 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? अपनी वेशभूषा को लेकर लोगों में आज क्या हम परिवर्तन देखते हैं? अब ये क्या है, हरिशंकर परसाई जी का जो लेख है ना, कौन सा? प्रेमचंद के फटे जूते। जैसे पहले लोग होते थे वो जिस तरीके से होते थे उसी तरीके से सामने आ जाते थे, लेकिन आजकल के समय में लोग दिखावे पर ज्यादा यकीन करते हैं। प्रेमचंद जी को देखिए, उनका जूता फटा था लेकिन उसी कंडीशन में उन्होंने फोटो खिंचा ली। लेकिन आजकल क्या है कि भाई अगर एक सिलवट भी पड़ी है कपड़े में तो हम फोटो नहीं खिंचा सकते, हमको देखने में अच्छा लगना चाहिए, है ना? तो आडंबर बहुत ज्यादा आ गया, दिखावा बहुत ज्यादा आ गया। मेरी दृष्टि में वेशभूषा को लेकर आज के लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आया है। आजकल के लोग अपनी वेशभूषा के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। बहुत ज्यादा हमें ऐसा पहनना है, हमारा लुक्स पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। वे मौके के अनुसार वेशभूषा का चयन करते हैं। आज लोग घर में शानदार पोशाक पहनकर बाहर निकलते हैं, जिससे हमें इनकी आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता। अब जैसे घर से, अब मान लीजिए मेरे घर में आज रात का खाना नहीं है लेकिन हम कपड़े बड़े अच्छे पहन के निकलेंगे, तो मेरे घर की क्या कंडीशन है आप मेरी पोशाक से पता नहीं कर सकते। मैंने क्या जिस तरीके से कपड़े पहने हैं आप उससे मेरे घर की स्थितियों का पता नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कम पैसे वाले लोग भी यथासंभव अपनी बुद्धि का प्रयोग पोशाक के चयन में करते हैं। पैसा नहीं है लेकिन कपड़े चकाचक होने चाहिए। यह काफी हद तक अच्छी बात है। समस्या तब आती है जब विभिन्न असमानताओं से भरे हमारे देश में पहनावा हमारा स्टेटस सिंबल या कहें दिखावे की वस्तु बन गया है। बात सही है, आजकल हमारा ड्रेसअप हमारा स्टेटस सिंबल है। आप कपड़ा अच्छा पहनोगे तो आपके सामने सामने वाला व्यक्ति आपसे बड़ा अच्छे से व्यवहार करेगा। आप अगर नॉर्मल कपड़ा पहन जाओ वो आपको तवज्जो तक नहीं देगा। तो ये स्टेटस सिंबल आजकल के समाज में कपड़े बन चुके हैं। लोग दिखावे में आकर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई फैशन के चक्कर में अपने कपड़ों पर खर्च करते हैं। अमीर का तो इससे नाम मात्र का आर्थिक नुकसान होता है, वहीं गरीब तो बेचारा मारा जाता है। अब जो पैसा ही इतना कमा रहा है कि उसकी जरूरतें पूरी हो, तो वो जरूरतों को से अपना पेट काट के वो पैसा कहाँ अपनी पोशाकों पर फूक रहा है, तो उससे तो दिक्कत होगी उसको। अमीर को तो फर्क नहीं पड़ता है भाई। मध्यम आय वर्ग के लोग भी फैशन के आर्थिक बोझ तले दब जाते हैं। तो मध्यम वर्ग के लोग भी जो एक नॉर्मल कमाई कर रहे हैं उन्हें भी ये दबाव महसूस होता है। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे काव्यखंड के 7 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से एक काव्यांश रखा जाएगा। इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने। उन अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि ई भजे होई संत सुजान। तो कबीरदास जी के यहाँ पर साखियां और सबद से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्या कह रहे हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। इस पक्ष उस पक्ष के कारण जो है हम ईश्वर को भुला बैठे हैं। हम कह रहे हैं हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हम जो है पूरा संसार भुलाकर यानी कि इस ईश्वर को भुलाकर बैठे। निरपक होए, जो बिना किसी पक्ष में होकर ईश्वर की आराधना करता है वो ही सही संत कहलाता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तो कबीरदास की साखी में ही बताया गया। अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीर जी के अनुसार किसके कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है? क्यों भूल गया है? पक्ष विपक्ष के कारण। भाई मैं इस पक्ष में हूं, वो उस पक्ष में, इसके कारण वो भूल गए। तो देखिए क्या है, इनमें से कोई नहीं, पक्ष विपक्ष के कारण, नास्तिकता के कारण या लड़ाई झगड़े के कारण। तो कारण क्या है?
पक्ष विपक्ष के कारण। यहाँ पर पक्ष विपक्ष का तात्पर्य है कि भाई मैं इस धर्म को मानती हूँ, वो उस धर्म को मानता है, वो कोई और धर्म को मानता है। तो हम अपने अपने धर्म की कट्टरता के कारण सही रूप में ईश्वर की भक्ति को नहीं कर पाते हैं। हरि भजन के लिए किस भावना का होना जरूरी है? हम ईश्वर की भक्ति करें इसके लिए हमारे पास भावना क्या होनी चाहिए? भेदभाव की भावना का, धर्म पर विश्वास करने वाली भावना का, पक्षपात की भावना का, या मन में निष्पक्षता की भावना का। हम ईश्वर को याद करें तो घर में मन के अंदर किसी भी पक्ष को नहीं रखना, यानी कि निष्पक्ष होकर करना। हम ये बोलें कि भाई हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से करेंगे, दूसरा बोले मुस्लिम है मुस्लिम धर्म के हिसाब से, तीसरा ईसाई है। तो कहने का मतलब है कि हमको अपने मन में निष्पक्षता रखनी है। हमें भाव रखा है श्रद्धा का, समर्पण का, और बिना किसी पक्ष में हुए रहकर आराधना करनी। तो सही क्या है? मन में निष्पक्षता की भावना का होना जरूरी है। तीसरा है निरपक होई के हरि भजय सोही संत सुजान। पंक्ति का आश्रय क्या है? अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, देखते हैं। चलिए, मनुष्य को बिना किसी पक्ष विपक्ष के भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। सही है। मनुष्य को बिना किसी तर्क वितर्क के भगवान का भजन करना चाहिए। सभी सारे दिए गए हैं। मन में निष्पक्षता की भावना का निष्पक्ष भक्ति करने वाले ही सच्चे अर्थों में संत कहलाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। तो हम किस पे लगा देंगे? सभी पर। ये सभी आप इस लाइन के जरिए वो अर्थ पता चल रहा है। सच्चा ज्ञानी कौन कहलाता है? कौन है जो सच्चा ज्ञानी है? जो बैर भाव के साथ ईश्वर भजन करता है, जो भेदभाव को सर्वोपरि रखता है, जिसमें जातिवाद की भावना होती है, जो बैर भाव से दूर रहकर ईश्वर भजन करता है। यानी कि जो कहते हैं ना, घर अगर मन में आपने बुरे भाव रखे हैं तो ईश्वर की भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे क्या है? बैर भाव को दूर रखकर जो ईश्वर का भजन करता है, सही अर्थों में वही सच्चा संत है, वही सच्चे रूप में ईश्वर की आराधना कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, सोही संत सुजान में कौन सा अलंकार है? देखिए, सोई का सा, संत का सा, सुजान का सा। तो सा वर्ण की अनुवृत्ति के कारण यहाँ सीधे सीधे कौन सा अलंकार हो रहा है? अनुप्रास अलंकार। तो सही क्या है? अनुप्रास अलंकार। चलिए, अब आ गए प्रश्न संख्या 10, जो कि हमारे खंडगा का अंतिम प्रश्न। और इस प्रश्न संख्या 10 में हमारे सामने रखे गए हैं 4 प्रश्न, और ये 4 प्रश्न लिए गए हैं हमारी क्षितिज बुक के काव्य खंड के 7 अध्यायों में से। तो इन 7 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे गए हैं, हमें 3 प्रश्न करने हैं। प्रश्न का उत्तर देंगे आप 25 से 30 शब्दों में। एक क्वेश्चन के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2, तो 3 प्रश्न करोगे तो मिलेंगे 6। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 6 नंबर का है, तो 2-2 नंबर का हर एक प्रश्न होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, कोहरे से ढकी कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है? बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर बताइए। काव्य खंड की अंतिम कविता है बच्चे काम पे जा रहे हैं, राजेश जोशी द्वारा लिखित। उन्होंने क्या बोला है कि कोहरे से ढकी। उन्होंने जो उस समय वातावरण है वो बहुत विपरीत बताया। छोटे छोटे बच्चे सुबह के समय जब बहुत ठंड होते हैं तो रजाइयों में घुसे होते हैं, अपने घरों के अंदर दुबके होते हैं और खूब अच्छे से मतलब उनके माँ बाप केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे मजदूर वर्ग के हैं वो मजबूर हैं इतनी ठंड में भी काम पे जाने के लिए। तो वो बहुत ही विपरीत स्थितियों को दर्शा रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड को वो दर्शा रहे हैं। कोहरे का मतलब क्या है? ठंड एकदम चरम पर है। रात में पड़ने वाला कोहरा सुबह के समय और भी घना हो जाता है, जो शीत की भयावता को और भी बढ़ा देता है, यानी कि ठंड को और ज्यादा बढ़ा देता है। ठंड चाहे वेदर में उतनी ना हो, लेकिन कोहरा देखकर हमें ठंड लगती जरूर है। वातावरण में छाया घना कोहरा और टपकती बर्फीली फुहारें सर्दी को चरम पर पहुंचा देती हैं, ठंड भी बढ़ जाती है। इस वातावरण में कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। इस प्रकार के माहौल में कांपते हुए बच्चों को अपनी जीविका चलाने और रोजी रोटी कमाने हेतु काम पर जाते देखकर कवि दुखी होता है कि भाई इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मजबूर हैं इतनी ठंड में भी कांपते हुए काम पर जा रहे हैं। वह सोचता है कि काम की परिस्थितियां भी एकदम प्रतिकूल हैं,
पर फिर भी इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां, लेकिन तब भी बेचारे मजबूर हैं काम पर जाने के लिए। दूसरा प्रश्न है, मेघ के आने की तुलना पाहुन से क्यों की गई है? मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, कविता है ना। मेघ बादल जो कि साल भर बाद आते हैं, उसी तरह घर का दामाद भी साल भर बाद आया है अपनी पत्नी को लिवा जाने के लिए। तो जिस तरीके से एक दामाद के आने पर घर में सभी प्रसन्न होते हैं, बढ़ चढ़कर आगे चलकर उसकी आव भगत करते हैं, उसी तरीके से बादलों के आने पर भी वातावरण में खुशी आ जाती है और सब उसको देखने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए जो है वो प्रसन्न रहते हैं। तो इन सभी कारणों से मेघ की तुलना पाहुन से की गई है। पाहुन मतलब दामाद। गर्मी के महीने में लोग गर्मी के प्रभाव से व्याकुल हो उठते हैं। वे गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वर्षा का इंतजार करते हैं, क्योंकि भाई देखिए, वर्षा ऋतु से पहले क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु, भयंकर गर्मी, हम सभी परेशान हो चुके होते हैं। अब बस इंतजार रहता है कि जल्दी से पानी बरसे, पानी बरसे, है ना। किसान भी फसल की बुआई के लिए वर्षा लाने वाले बादलों का इंतजार करते हैं। इसी प्रकार पाहुन यानी दामाद का इंतजार भी उसकी ससुराल में किया जाता है कि भाई वो भी आए, शादी हो गई, आए, स्वागत करेंगे उनका हम। दोनों की ही बेचैनी से प्रतीक्षा की जाती है, इसीलिए मेघ की तुलना पाहुन से की गई है। तो वो जो इंतजार है, जो आव भगत है, इन सभी के कारण यहाँ पर उन्हें क्या बताया गया है? पाहुन के समान उनकी तुलना की गई है। तीसरा प्रश्न है, वाक कविता के आधार में भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब मान लीजिए आप अपने घर से चले मार्केट तक, आपने लिया पब्लिक कन्वेंस, ठीक है। अब भाई पब्लिक कन्वेंस लोगे तो उतरने पे पैसा देना पड़ेगा। अब जब तुम उतरे तो तुमने अपनी जेब में हाथ डाला, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। अब उसको तुम क्या दोगे? तुम मुझे बताओ, कुछ है नहीं देने के लिए। तो वही हाल यहाँ पर हमारी कवित्री के साथ हुआ। कवित्री कह रही है कि भाई मैं तो क्या है, इंतजार कर रही हूँ कि ईश्वर मुझे इस लोक से पार करके उस लोक ले जाएं। अब इस लोक से उस लोक पार करने के लिए उन्होंने ईश्वर को मांझी बता दिया। मांझी कौन होता है? जो नाव चलाता है। जिस प्रकार से नदी के इस छोर से उस छोर जाने के लिए हम नाव करते हैं, नाव करते हैं तो वो मांझी हमें इस छोर से उस छोर ले जाता है, लेकिन उसको पैसा देना पड़ता है। तो उसी तरीके से ईश्वर क्या है? मांझी है। वो इस लोक से उस लोक में ले जाने का हमें काम करते हैं। अब वो हमें लोक उस लोक ले क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें उतराई देनी पड़ेगी। अब वो पैसा थोड़ी ना लेते हैं, वो क्या लेते हैं? हमारे अच्छे कर्म लेते हैं। अब अगर हम पूरे जन्म कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो ईश्वर क्या हमें आसानी से इस लोक उस लोक ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। तो वहीं पर लेखिका तात्पर्य है कि मैं जब ईश्वर मुझे इस लोक से उस लोक ले जाने की बात करें, तो मैंने अपनी जेब टटोली, यानी कि हमने पूरे अपने जीवन को देखा, तो मैंने देखा मैंने तो अब आई न सीधी राह, गई न सीधी राह, यानी कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया, कुछ अच्छे कर्म किए नहीं, भक्ति करी नहीं। तो अब मेरे पास तो वो है ही नहीं कि मैं ईश्वर को दूंगा और वो मुझे इस संसार से उस संसार में ले जाए। अर्थात मेरे जीवन में मेरी हाथ खाली है, अच्छे कर्म नहीं है, मेरे पास ईश्वर की भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। भाव क्या है? कवित्री ने अपना सारा जीवन सांसारिक वासनाओं में फंसकर व्यर्थ गंवा दिया। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने पीछे देखा तो ईश्वर को देने के लिए उनके पास कोई सदकर्म है ही नहीं। अब अच्छे कर्म नहीं है तो ईश्वर क्यों ले जाएंगे? चौथा प्रश्न है, ग्रामश्री कविता के आधार पर गंगा किनारे की चित्रात्मक छवि का अंकन कीजिए। तो गंगा को कैसा बताया गया? चितकबरा बताया गया है, सांप की तरह बताया गया है ना। तो वो सांप की निकलती रेत की तरह बताया गया, तो आपको वो पूरा यहाँ पर वर्णन करना है। कवि ने बनारस और इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की थी, जहां उसने गंगा नदी की शोभा को निकटता से देखा था। वहां की छवियां उसके मन में रची बसी हुई थी। वसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों और फसलों पर ही बहार नहीं आ जाती थी, बल्कि जीव जंतु भी अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करते थे। गंगा की धाराएं हर पल तटों को नहलाती आगे बढ़ जाती थी और उनके आगे बढ़ने से सांपों जैसे निशान रेत पर छूट जाते थे। अब रेत के किनारे तभी आप देखेंगे ना, जैसे लगता सांप गुजरा, ऐसे आड़ी टिड़ी जो है वो रचनाएं बनी होती। धूप में सूखी रेत तरह तरह से रंगों में चमकती है। दूर दूर से बहकर आए घास पात और तिनके तटों की रेत पर बिखर जाते हैं।
किसान रेत भरे तटों पर ककड़ी, खरबूजे और तरबूज उगाते हैं। बगुले अपने पंखों रूपी कंघी से अपनी कलगियां संवारते हैं। सुरखाव पानी पर तैरते हैं और पुलगिया पर मगरैठी सोई रहती है। तो यहाँ पर क्या है, लाल लाल मछलियां जो है पानी में तैर रही हैं और जो मगर है वो गंगा नदी के किनारे जो है किनारे पर बैठकर आराम कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने गंगा नदी के तट पे देखी थी और हमें बताई थी। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11, जहां हमारी बुक कृतिका भाग 1 पर आधारित प्रश्न रखे जाएंगे। तो यहाँ पर रखे जाएंगे 3 प्रश्न, हमें करने होंगे 2 प्रश्न। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो कृतिका से आने वाले जो प्रश्न रहते हैं, मैंने हमेशा कहे हैं कि वो दीर्घ उत्तरीय रहते हैं। तो यहाँ पर कृतिका के जो हमारे पास अध्याय हैं उनमें से हमारे सामने कितने प्रश्न रखे गए? 3 रखे गए। हमें 2 प्रश्न करने हैं, उत्तर देना है 50 से 60 शब्दों में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 4 नंबर, 2 प्रश्न के लिए मिलेंगे 8 नंबर। ठीक है, समझ गए? सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, पहला पाठ, इस जल प्रलय से। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर अत्यधिक चिंता की स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं, स्मृतियां आने लगती हैं। क्यों? अब देखिए, कवि लेखक के साथ क्या था, बाढ़ का पानी बढ़ रहा था। अब उन्हें जो है ये हो रहा था कि भाई बाढ़ का पानी बढ़ेगा, एक एक्साइटमेंट था। तो उन्हें अपनी पुरानी यादें आने लगी कि जब उन्होंने पहले जो है किसी बाढ़ को देखा था, किया था, तो वो सब याद था। तो इसका रीजन क्या था? देखिए क्या है, चारों ओर बाढ़ आने पर शोर मचा हुआ था। ऐसे में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंखों से नींद उड़ गई। उनका मन आशंकित था तथा बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त था। उन्हें लग रहा था ऐसा ना हो कि भाई बाढ़ बहुत आए, बहुत जान माल का नुकसान हो, लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शोर चारों तरफ था। तो वो एक चिंता तो उनके अंदर थी। उन्हें भूली बिसरी यादें आने लगी थी। अब नींद नहीं आ रही है तो क्या होता है, जो पहला समय हमें वो याद आने लगता है। पहले की पुरानी यादें, अच्छी यादें, बुरी यादें, सब हमें याद आने लगा। नींद नहीं आएगी जिस दिन, देखना उस दिन रात में ऐसे ही होता है। पुरानी स्मृतियां उनके सामने छाने लगी। वस्तुतः आपत्ति काल में मानसिकता या दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। ये बहुत एक बड़ी चीज है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो नींद उड़ती है और हम उस समय को सोचने लगते हैं जो आज हमारी विपत्ति के समय से सिमिलर होता है। अपने सामने विपत्ति को देखकर व्यक्ति अपने अतीत को याद करने लगता है। उसकी मानसिकता यानी कि नेस्ट्रोलॉजिस यानी कि उदासीनता हो जाती है। बाढ़ की इस विभीषिका को देखकर उसको चिंता के कारण नींद नहीं ही अपितु पुरानी स्मृतियां आने लगती, क्योंकि जब टेंशन है तो हम क्या होते हैं, पुरानी यादों से उसको कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमें वो पुरानी यादें आना शुरू हो जाती। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मृदुला गर्ग के मन में अपनी नानी, दादी, माँ, भाई, बहनों आदि की स्मृतियां हैं। इन्हीं रिश्तों से परिवार बनता है। बिल्कुल सही है। परिवार के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी व्यक्ति बिना परिवार के नहीं रह सकता। चैप्टर कौन सा है हमारा? मेरे संग की औरतें। तो इन औरतों के साथ में उन्होंने बताया कि उनके साथ जो जो औरतें थी उन सभी के बारे में लेखिका ने यहाँ पर बताया हुआ है। उनमें एक उनकी दादी थी, नानी थी, माँ थी, बहनें थी, उनके भाई थे। तो इन सभी को मिलाकर उनकी जो एक यादें थी एक परिवार के लिए थी। अब ये बताना है कि परिवार के बारे में आप क्या सोच रखते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इन सब पर आपके व्यूज अलग अलग रहेंगे। भाई आपका परिवार आपके लिए अहम है, आप अपने अपने शब्दों में लिखेंगे। तो ये परिवार की अहमियत को दर्शाता है, आपके दृष्टिकोण को दर्शाएगा। देखिए क्या है, लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में अपने परिवार का वर्णन करते हुए जिन रिश्तों एवं उनसे जुड़ी भावनाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि हर किसी रिश्ते के साथ उनके अलग तरह की ही भावना, चाहे बहनों के साथ हो, पिता के साथ हो, माँ के साथ हो, नानी के साथ हो, दादी के साथ हो, सबके साथ उनका एक अलग ही भावनात्मक रिश्ता था। वास्तव में उन्हीं से परिवार की रचना होती है। परिवार एक सामाजिक इकाई है। सामाजिक इकाई का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये देश कैसे बनता है? देश कैसे बन रहा है? राज्यों से बन रहा है। राज्य कैसे बन रहे हैं? शहरों से बन रहे हैं। शहर कैसे बन रहे हैं? गांवों से बनते हैं, बहुत सारे गांवों से मिलके बनते हैं। ये गांव कैसे बन रहे हैं? एक एक परिवार से बन रहा है। तो ये इतनी बड़ी समाज को निर्माण करने के लिए सबसे छोटी इकाई ये परिवार ही होते हैं। अगर ये परिवार नहीं है तो ना गांव बनेंगे, ना शहर बनेंगे, ना राज्य बनेगा, ना देश बनेगा, ना राष्ट्र बनेगा, ना कुछ बनेगा।
ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ के लिए होता है, हमारे सपोर्ट के लिए होता है, हमारी सुरक्षा के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये परिवार बनते हैं। जिसके परिवेश में पल बढ़कर मनुष्य प्राथमिक रूप से सामाजिकता तथा व्यक्तिगत आचार विचार एवं कार्य व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करता है। ये कहना गलत ना होगा कि परिवार हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत जीवन की भी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। तो जीवन कोई भी हो, सबसे पहली शुरुआत हमारे परिवार से ही होती है कि नहीं होती? हम कुछ भी चीज सीखें, कुछ भी करें, हम परिवार के साथ ही वो पहला काम करते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो रामायण, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं के केंद्र में परिवार ही है। समाज शास्त्रियों ने समाज को परिभाषित करते हुए उसे सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। अब समाज शास्त्री जो है उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ये जो समाज है वो क्या है? परिवारों का जाल है, इन्हीं से समाज बन रहा है। यदि ये कथन सत्य है तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं कि उस जाल को बनाने में का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र परिवार ही है। समाज की रचना का आरंभ परिवार के समूहों से ही होता है। तो समाज कैसे बनता है? बहुत सारे परिवारों से मिलकर ही तो समाज बन रहा है। तीसरा प्रश्न है, लड़कियों का उच्च शिक्षित होना आज के युग में भी अभिशाप क्यों समझा जाता है? रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमारे इस बुक में एक एकांकी थी रीढ़ की हड्डी, जहां पर हमने ये देखा कि उमा को देखने के लिए गोपाल दास और उनका बेटा शंकर आए हुए थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि भाई लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उमा पढ़ी लिखी थी। तो ये बात उसके पिता रामस्वरूप ने छिपाई थी। ठीक है, तो इससे सीधे सीधे समाज का एक दृष्टिकोण, उस समय तत्कालीन समाज का एक दृष्टिकोण समझ के आ रहा था कि लड़कियों का ज्यादा पढ़ा लिखा होना ये चीज होता है कि लड़कियां वश में नहीं रहती। ये चीज गोपाल दास की सोच थी कि भाई लड़कियां क्यों पढ़े, भाई उन्हें तो घर में रहना है, घर में काम करने हैं, बच्चे पैदा करना है, ये काम है, पढ़ लिख कर वो क्या करेंगी। तो उसका ये मत था कि भाई शंकर जैसे कि मेरा लड़का है तो उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसे घर की रोजी रोटी कमानी है। अब उमा शादी करके आएगी तो वो घर में खाली बच्चे पैदा करेगी, घर संभालेगी, अपने पति का, परिवार का ध्यान रखेगी। तो ये सोच कहीं ना कहीं संकीर्णता को दर्शाती है कि समाज में लड़कियों की पढ़ाई कहीं ना कहीं उनको स्वच्छंदता देती है, उनको आज़ादी देती है। इसलिए उनको अगर आज़ादी नहीं देनी है तो सबसे पहली चीज है कि उनको इतना शिक्षित मत होने दो। ये जो आपने एकांकी पढ़ी वो जब लिखी गई तत्कालीन समाज की सोच थी, तब से आज से 50-60 साल पहले की बात आप समझिए। लेकिन आज ये सोच बदली है ना। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कों के बराबर चल रही हैं, हर एक क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो समय परिवर्तनशील होता है, तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है, जरूरतें बदलती हैं और तौर तरीके भी बदलते हैं। लड़कियों का उच्च शिक्षित होना आज के युग में भी अभिशाप इसलिए समझा जाता है क्योंकि समाज में अब भी गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्ति मौजूद हैं जो पुरातनपंथी रूढ़िवादी मानसिकता के शिकार हैं, जो पुरानी विचारधारा है। अब आप बोलोगे कि पुराने समय में ये विचारधारा क्यों डेवलप हुई? देखिए, आप ये मानिए कि हमारे यहाँ जब बाहरी आक्रांता आए, सिंपल से ऐसे समझिए कि भाई पहले जब मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो कहीं ना कहीं इनकी नजर हमारे घर की स्त्रियों पर रही, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें घर में रखा गया। घर में रखा गया जब किया गया तो इसके चलते उनकी पढ़ाई पर पहले, भाई पढ़ने वो लोग पहले जाती थी। अब इससे पहले बहुत सारी विदुषियां हुई कि नहीं हुई? ऐसा नहीं कि विदुषियां नहीं हुई थी, पहले भी हुई थी। तो वो समय की मांग थी कि वहां पर स्त्री की सुरक्षा के लिए उसे घर में रखा गया। लेकिन जब ये चीज नहीं रही, हमारा देश आजाद हो गया, तो उसके बाद तो ये स्वच्छंदता मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग अभी भी उस मानसिकता के चलते चल रहे थे, तो वो रूढ़िवादी सोच के कारण था। उन्हें यह भय सताने लगा कि यदि लड़कियां पढ़ लिख गई तो इससे पुरुष वर्चस्व में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो उन्हें लगा कि हमारा आसन डोल जाएगा, इसलिए इनको मत पढ़ाओ। नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगी, लड़कियों के पढ़ने से पुरुष सत्ता का एकाधिकार टूट जाएगा। यानी कि समाज में जो एक अधिकार पुरुष का है, उन्हें डर था कि भाई यहाँ पर भागीदारी स्त्रियां भी ले लेंगी।
शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों में साहस का भाव आ जाएगा। अब उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी, जब शिक्षा आएगी तो हिम्मत भी आएगी और तब वे किसी अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। अभी क्या है, आप जैसे चाहो वैसे उन्हें इस्तेमाल कर लो, उनको जैसा चाहो उनको रख लो कि नहीं तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उससे रिश्ता रखने की जरूरत नहीं। ऐसी बहुत सारी पाबंदियां होती, लेकिन जैसे जैसे बदलेगा, जब शिक्षित होंगी तो वो किसी के पाबंदी में नहीं आएंगी। ऐसे लोगों पर पुरातनपंथी मानसिकता हावी होती है, पुरानी सोच, समय के साथ उनकी सोच नहीं बदलती। ऐसे लोग जैसे गोपाल प्रसाद लोग थे, जैसे लोग थे इस एकांकी में बताए गए हैं। ये लोग लड़कियों को दूसरों के घरे की संपत्ति समझते हैं, लड़कियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। यह उनकी पुरुषवादी मानसिकता का जीवंत प्रमाण है, यानी कि पुरुषों का वर्चस्व बना रहे, इसका आसन डोले नहीं, इसलिए वो लोग ये सोच रखते हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 12 से शुरू हो रहा है हमारा खंड घ, जो कि है रचनात्मक लेखन आधारित। ठीक है, जहां पर अनुच्छेद है, पत्र है, संवाद है, ये सारी चीजें हमारे पास में आएंगी। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। पहला जो हमारा खंड घ का और प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब आपके सामने 3 शीर्षक रखे गए हैं अनुच्छेद के। ठीक है, कोई भी एक अनुच्छेद करना है और 120 शब्दों में करना है। अब 120 शब्दों में जब आप करोगे तो ध्यान रखना कि ये 110 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 120 कहा है तो आप लोग लिखते लिखते फ्लो में कभी ज्यादा लिख जाते हो। तो अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको ये देखना है कि आपको 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं कि 4 दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं, तो 120 को आप डिवाइड कर लो 3 में, तो सीधे सीधे 40-40 शब्द आ जाते हैं। तो 40 शब्द आप एक संकेत बिंदु को दे दो, तो इसलिए आप लिमिट को क्रॉस नहीं करने पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और जो भी आप अनुच्छेद करोगे उसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए क्या है, पहला आपके पास में जो अनुच्छेद आ रहा है, महिला दिवस विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस पर आप पहले लिखेंगे। दूसरा संकेत बिंदु है कि इसका आवश्यकता क्यों है, महिला के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई, क्योंकि भाई पहले समय सबसे ज्यादा दबा कुचला जो वर्ग था वो महिला वर्ग था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। फिर नेक्स्ट आते हैं सामाजिक परिवर्तन और प्रेरणा। ठीक है, तो इन पर हम लिख रहे हैं 120 शब्दों में। तो पहला है महिला दिवस। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियों और समाज में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। महिला दिवस की शुरुआत 1900 के दशक की शुरुआत में हुई थी, यानी कि जब 1900 की स्टार्टिंग में हुआ था, जब महिलाओं ने समान अधिकारों और अवसरों के लिए संघर्ष शुरू किया। तो ये संघर्ष भारत से शुरू नहीं हुआ था, ये भी यूरोपीय से शुरू हुआ था, ध्यान रखिए। ठीक है, यूरोप से ये शुरू हुआ था। महिला दिवस की आवश्यकता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि समाज में महिलाओं को समानता, सम्मान और अवसर देने की दिशा में अभी भी बहुत काम बाकी है। कहने को तो ये बोला जाता है कि भाई समान रूप से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सोच अभी समानता वाली नहीं आई, हिस्सेदारी अभी समानता वाली नहीं आई। तो इसीलिए इस बात को बनाए रखने के लिए ऐसे दिवसों की आवश्यकता अभी भी पड़ती है। महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा और असमानताएं की समस्याएं आज भी समाजों में मौजूद हैं। इस दिन के माध्यम से इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। महिलाओं के साथ अपराध भी हो रहे हैं, समानता भी नहीं हो रही है, ये सारी चीजें, और महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। महिला दिवस सामाजिक परिवर्तन और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देती है। ये बताता है कि समाज में ये वर्ग जो है बहुत अहमियत रखता है। इस बात को जो है सशक्त भाषा में उपस्थित किया जाता है और समाज में उनके योगदान को सराहा जाता है। यह महिलाओं को प्रेरित करता है कि वे अपने सपनों को पूरा करें और समाज में समान अवसरों की ओर कदम बढ़ाएं। भाई बहुत सारे महिलाएं तो ऐसा होती हैं कि अपने मन से ही आगे नहीं बढ़ती हैं, तो उनको प्रोत्साहित करा जाता है।
इसके साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि समानता और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए ताकि सभी महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें। तो ये अभी देखिए सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस में पूरी तरीके से नहीं हुआ है। दूसरा हमारे पास में अनुच्छेद है, क्या है? बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। बात सही है, हम जितना ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं, हमारे पास आसपास इलेक्ट्रॉनिक चीजों की भरमार होती जा रही है। घर के आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलेंगी। आप वॉशरूम में जाइए, किचन में जाइए, बेडरूम में जाइए, ड्राइंग रूम में जाइए, डाइनिंग रूम में जाइए, कहीं जाइए, हम चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामानों से घिरे हुए हैं। और ये जितना बढ़ रहा है, पर्यावरण के लिए खतरा उतना ज्यादा है। देखिए क्या है, पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी, पहला संकेत बिंदु। दूसरा है अनुपयोगी उपकरणों को नष्ट करने की समस्या, यानी कि जो चीजें अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, मान लो टीवी है या हमारे पुराने मोबाइल हैं जो खराब हो गए, उनका हम क्या करें? उसको डिस्ट्रॉय करने की, जिसको हम ई वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसको बोला जाता है, इसको हम किस तरीके से जो है खत्म करें, ये इसको लगाने की समस्या बहुत बड़ी है। हमारा दायित्व, अब इसके प्रति हमारा दायित्व क्या है, आपको ये समझाना है। तो 120 में करना है, 3 संकेत बिंदु हैं, 40-40 शब्द आप हर एक संकेत बिंदु को दे सकते हैं। चलिए देखिए क्या है, बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक युग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक युग के बारे में। वास्तव में विज्ञान वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में लहरें बना है, यानी कि विज्ञान ने बहुत ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में आगे बढ़ाया है। सच कहूं तो विज्ञान पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। यही कारण है कि दुनिया के विकसित देश इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना अधिक महत्व देते हैं। माना जाता है कि 1950 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में लोकप्रिय हो गए। कब से शुरू हुआ? ये 1950 के आसपास जो इसकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद साल दर साल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रचार और उपयोग उस बिंदु तक बढ़ गया जहां अब यह भारत के लगभग सभी कामों के लिए जिम्मेदार है। आप कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह इसका इस्तेमाल देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक अब अन्य चीजों के अलावा पूरे देश की शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल को नियंत्रित करता है। हम आज के विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानने में, कहने का तात्पर्य है हर क्षेत्र में जब घुसा है तो अब हम पूरी तरीके से इस पर डिपेंड भी हो रहे हैं। बस एक पल को आप ये सोचो, किचन से अगर हम मिक्सी निकाल दें, ऐसे सोचो, किचन से अगर मिक्सी निकल जाए तो किचन का काम कितना मुश्किल हो जाएगा। गैस निकाल दो, गैस भी तो इलेक्ट्रॉनिक है, उसे निकाल दो तो घर में खाना बनने की नौबत जो है कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो किचन जैसा एक जो बेसिक जगह है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक का वर्चस्व बहुत हो चुका। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी, जहां पे आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर ना हो तो सोचो स्वास्थ्य एक कदम आगे हम नहीं बढ़ सकते। बीपी की मशीन है, ठीक है, वजन नापने वाला जो आप स्केल लेते हो वो ले लो, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, स्कैनर्स हैं, ये सब क्या है? सब इलेक्ट्रॉनिक है। इन दोनों का अपने अपने क्षेत्र में बड़ा और सक्रिय प्रभाव है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से एक उद्योग, व्यवसाय, संपर्क आदि सफलतापूर्वक करते हैं। अब देखिए आजकल तो पेमेंट भी डिजिटल हो गया ना। आपके पास 1 रुपए नहीं हो, मोबाइल निकालो, डिजिटली पेमेंट करो, है कि नहीं? वो हुआ है। जबकि हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यों को भी पूरा करते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से संभव नहीं है। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हम जो महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य पूरा करते हैं वह तकनीक के साथ भी संभव नहीं है। आज हमारे पास 2 तरह की तकनीक है, एक है परमाणु विज्ञान और दूसरा है अंतरिक्ष विज्ञान। हम इन दोनों प्रकार के विज्ञानों के माध्यम से अपने विश्व स्तरीय महत्व को प्रदर्शित करने में सक्षम हुए। यही कारण है कि आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बार 1950 में भारत में दिखाई दिया, लेकिन इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में 20 साल लगे। नतीजतन 1970 के आसपास भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्ति में वृद्धि देखी गई। तो 20 साल में भाई लोगों को समझना, खरीदना
ये भी एक चीज थी। तो इसको करते करते 20 साल लगे। इससे भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। इस संबंध में आत्मनिर्भरता के लिए उचित सिद्धांतों और नीतियों की देखरेख के लिए फरवरी 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग की स्थापना की गई। भारत में इस आयोग के गठन के परिणाम स्वरूप छोटे और बड़े उद्योगों, कारीगरों के संगठन के माध्यम से लगभग 150 बड़े कारखानों और लगभग 2000 छोटे कारखानों की स्थापना की गई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड थे। उनका उपयोग उपयोगी और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और पुर्जे बनाने के लिए किया गया। तो यानी कि ऐसी फैक्ट्रीज लगाई गई जो मैन्युफैक्चर कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के गठन के बाद ही उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, भागों, संचारों उपकरण, वायु उपकरण, सैन्य उपकरण, कंप्यूटर नियंत्रण उपकरण और अन्य प्रणालियों को लागू किया गया। तो भाई जब हम मैन्युफैक्चर करना लगे तो हमने ये सारी चीजों को लागू करना शुरू कर दिया। देश भर में हमारी सबसे बड़ी परियोजनाएं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड, HTL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य नई विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके पूरी की गई। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, इनको शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप हमारे उद्योगों की दक्षता अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ गई। इस तरह विकास ढांचे को अधिक जीवंत और शक्तिशाली बनाने के लिए खनन, ठीक है, खनन मतलब जो खोदना होता है, कंप्यूटर डेटाबेस, समुद्री इंस्ट्रूमेंटेंस सिस्टम, माइक्रोवेव संचार, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, फाइबर ऑप्टिकल्स, मौसम विज्ञान और अन्य जैसे विभिन्न अनुसंधान और विकास क्षेत्रों को चुना गया। भाई अब ये हुआ कि भाई इतना इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है तो इस क्षेत्र में हमको आगे डेवलपमेंट भी करने हैं। इसी प्रकार देश भर में 18 इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केंद्रों की स्थापना कर विभिन्न प्रकार की तकनीकी उद्योगों के माध्यम से राष्ट्रीय उद्योग की गति को तेज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, जम्मू और कश्मीर और अन्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र स्थापित किए हैं। इस तरह भारत की इलेक्ट्रॉनिक शक्ति तीव्र गति से बढ़ रही है। तो जो 1950 से शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते अब काफी आगे पहुंच चुका है। अब तीसरा हमारे पास में जो अनुच्छेद है क्या है, प्लास्टिक की दुनिया विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो शीर्षक क्या है, प्लास्टिक की दुनिया। चारों तरफ हमारे आजकल प्लास्टिक है कि नहीं, विभिन्न विभिन्न तरह का प्लास्टिक। प्लास्टिक का आविष्कार और इसका उपयोग आपको बताना है। फिर है प्लास्टिक के गुण एवं दोष। फिर है प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव। तो ये 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। चलिए देखते हैं प्लास्टिक की दुनिया। प्लास्टिक का आविष्कार ड्यू बोयस एवं जॉन द्वारा किया गया था। प्लास्टिक का उपयोग मशीन के कलपुर्जों, पानी की टंकियों, दरवाजों, खिड़कियों, चप्पल, जूतों, रेडियो, टेलीविजन, वाहनों के हिस्सों आदि में किया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं आसानी से खराब नहीं होती। मतलब आप देखिए प्लास्टिक में ना जंग लगती है, ना गलती है, कुछ नहीं होता। तो मतलब प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक चलती है। यदि किसी कारण से टूट फूट जाए तो इन्हें फिर से बनाकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसको गला दो, फिर से एक नया जो है रूप ले लो। इसमें मनचाहा रंग मिलाकर इसे अधिक आकर्षक भी बनाया जा सकता है। यही कारण है कि प्लास्टिक से बने आकर्षक रंग बिरंगे फूल असली फूलों से अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। क्योंकि भाई एक बार ले आओ, घर में रख दो, सालों चल रहे हैं, कभी खराब ही नहीं हो रहे। भाई ताजे फूल लेकर आज लेके आओ, कल मुरझा जाएंगे। होता है कि नहीं होता है। आज लोगों को बाजार से सामान प्लास्टिक से बने आकर्षक थैलों में पैक करके मिलता है। इसके अनेक उपयोग के बावजूद प्लास्टिक से बनी वस्तुओं से पर्यावरण पूरी तरह दुष्प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक कभी न गलने सड़ने वाला पदार्थ है, जिसके कारण भूमि, जल, पर्यावरण आदि अत्यधिक दूषित होता है। भाई ये गलता ही नहीं है तो प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा। अतः हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अब हम आगे प्रश्न संख्या 13 में। तो प्रश्न संख्या 13 में हमारे सामने रखे गए हैं 2 पत्र, दोनों में से हमें करना है 1 पत्र। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। आप आर्या या आरव हैं। अब आप लड़की हैं तो आपका नाम आर्या, लड़के हैं तो आपका नाम आरव है।
आपने अपनी प्रधानाचार्या को शतरंज के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने के लिए निवेदन किया था। उन्होंने आपके निवेदन पर विद्यालय में शतरंज प्रशिक्षक की व्यवस्था कर दी है, अतः उन्हें लगभग 100 शब्दों में धन्यवाद पत्र लिखना है। तो आपने रिक्वेस्ट करी थी, उनकी आप मान ली गए, तो अब आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। तो यहाँ पर आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है, 5 नंबर मिलेंगे जो भी आप पत्र लिखोगे। तो ये पहला पत्र है। अभी एक पत्र और है, देखिए क्या है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़। डेट डाल दीजिए। विषय है विद्यालय में शतरंज प्रशिक्षक की व्यवस्था हो जाने के संबंध में धन्यवाद ज्ञापित करने के संबंध में पत्र। ठीक है, आप उनको याद सिर्फ इतना भी लिख दो कि धन्यवाद पत्र। ठीक है, क्या है। महाशय, महाशया चूंकि प्रधानाचार्य हैं। मेरा नाम आरव है, मैं कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय, वाणिज्य संख्याएं मतलब आपका क्या हो गया, कॉमर्स का छात्र हूँ। छात्र कल्याण परिषद के अध्यक्ष होने के नाते पूर्व में आपसे सादर निवेदन किया था कि हमारे विद्यालय में शतरंज प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि शतरंज के खेल में हमारे स्कूल की पहचान बढ़े और बच्चे शतरंज की बारीकियों व तकनीकियों को समझ सके। मुझे खुशी है कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। विद्यालय में शतरंज प्रशिक्षक की व्यवस्था कर दी है, अतः शतरंज जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल सीखने के प्रति विद्यालय के छात्रों को प्रोत्साहन दिया है। इस खेल में बच्चों में मानसिक व तार्किक मजबूती आएगी। एक बार पुनः समस्त छात्रों की ओर से आपको आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद भवदीय आरव, अध्यक्ष छात्र कल्याण परिषद डीएवी पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप चूंकि छात्र परिषद के अध्यक्ष थे तो आपने उसमें लिखा। अब अथवा करके दूसरा पत्र है, क्या दिया गया है देखिए। कुछ ही समय पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आपके मौसा जी विधानसभा का चुनाव जीत गए। ठीक, क्षेत्र के मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कामना करते हुए उन्हें बधाई पत्र लिखे। अब यहाँ पर अब चूंकि वो जीते हैं तो आपको एक बधाई पत्र उन्हें लिखना है कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों पर खरा उतरे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब ये एक अनौपचारिक पत्र है, तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। क्या है, P25 सिविल लाइन दिल्ली। दिनांक डालिए 17 जनवरी 2019। पूजनीय मौसा जी सादर चरण स्पर्श। ठीक है, क्या दिया है। अभी अभी टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले समाचारों में सुना कि आप अपने क्षेत्र में भारी बहुमत से विधानसभा का चुनाव में चुन लिए गए, यानी कि जीत आपको प्राप्त हुई है। आपके विधानसभा सदस्य चुने जाने पर परिवार के सभी सदस्य स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मेरे सहपाठियों ने मुझे दूरभाष पर बधाई संदेश दिया, यानी कि टेलीफोन पे वो मुझे बधाई दे रहे हैं। मेरी ओर से आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चुनाव प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके माध्यम से जनता योग्य उम्मीदवारों को चुनकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। वे प्रतिनिधि ही जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ समस्त सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ प्रगति का रास्ता भी निकालती है। इसीलिए इन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है भाई, हम लोग जिसको चुनते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, क्योंकि उनके साथ जनता की उम्मीद और सपने जुड़ जाते हैं। आपके विधायक बन जाने पर आप पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता आपसे बहुत आशा लगाए हैं बैठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनकी अपेक्षाओं में न केवल खरे उतरेंगे बल्कि जनसेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आपका बेटा विनोद। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मौसा जी को बधाई दी और साथ ही क्षेत्रवासियों की उम्मीदों से भी अवगत कराया। ठीक है, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 में। यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल है। ठीक है, तो पहले तो हम करेंगे ईमेल। ठीक है, देखिए क्या है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य का ईमेल आईडी दे दिया गया है abcschool@gmail.com को शुल्क मुक्ति यानी कि फीस माफ करने हेतु एक ईमेल लिखना है। ठीक है, तो ईमेल कैसे लिखेंगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। फ्रॉम में आपका होता अपना आता है, फिर टू में किसका आना है, जिसको आपको भेजना है, यानी कि प्रधानाचार्य को लिख दिया। बीसीसी और सीसी आप लिख के छोड़ देंगे क्योंकि आपको इसकी कोई भी मल्टीपल कॉपी सप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं विषय है शुल्क मुक्ति हेतु महोदय।
मैं इस विद्यालय की 9वीं ई कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जिनका वेतन कम है। घर में कुल 6 सदस्य हैं, जिनका निर्वाह पिताजी की कमाई पर निर्भर है। मेरा एक छोटा भाई भी इस स्कूल की 6ठी कक्षा का छात्र है। हम दोनों भाइयों की फीस देना पिताजी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, पवन। ठीक है, आप भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो कोई भी है नीचे लिखकर आप उसको एंड कर दो। तो ये तो हो गया हमारा ईमेल अथवा करके। अब हमारे पास है एक लघु कथा। ठीक है, ईमेल या लघु कथा दोनों में से जो भी है वो आपको एक करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। मैं और मेरी लेखनी विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। विषय क्या दिया है? मैं और मेरी लेखनी, यानी कि मेरा कलम। इस पर आपको एक लघु कथा लिखनी है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। मैं और मेरी लेखनी। अब शीर्षक दे दिया गया है, अंदर बनाना है, शिक्षा लिखनी है। आज अलमारी की सफाई करते हुए हमें वह लेखनी मिली जो मुझे मेरे पिताजी ने उस समय भेंट स्वरूप रूपी दी थी, जब कक्षा 6 में मैंने कलम से लिखना शुरू किया था। कलम के हाथ में आते ही मुझे महसूस हुआ मानो मेरी लेखनी मुझसे कह रही है कि मैं उसे भूल गई हूँ। आज मेरे पास रंग बिरंगे तरह तरह के कलम हैं, लेकिन इस लेखनी के आगे मुझे सब फीके फीके लग रहे हैं, क्योंकि भाई वो पहला कलम था, पिताजी ने दिया था। उस लेखनी का जादू सिर पर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि उसी लेखनी से परीक्षा देकर ही मन कक्षा में सर्वोच्च, यानी कि देकर जो है कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, सबसे ज्यादा अंक आए थे। मैंने उसे हाथों से स्पर्श से सहलाया, उसकी धूल पोंछी और दवात से स्याही निकाली। पहले क्या होता था, लेखनी दवात में इंक ऐसे करते हो तो फिर, आजकल तो भाई पेन में ऑलरेडी इंक पड़ी होती है, उसमें डाल दी। स्याही पढ़ते ही मैंने अपना गृह कार्य किया, यानी उसी लेख से मैंने लेखनी से होमवर्क किया। आज उस कलम से लिखे हुए शब्द मुझे ऐसे प्रतीत हुए कि मानो मैंने उस कलम की नाराजगी दूर कर दी और वह फिर से मुस्कुराने लगी। मुझे विश्वास हो गया कि मैं और मेरी लेखनी मिलकर फिर चमत्कार करेंगे और जीवन में नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। तो आपकी लेखनी जो थी आपसे कहीं बिसर गई थी, अब मिल गई है, तो उस मिलन की जो एक मधुर बेला थी उसको आपने यहाँ वर्णित कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 15 में, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे सामने 2 संवाद दिए गए हैं, दोनों में से हमें किसी एक संवाद पर लेखन करना है। ठीक है, तो जो भी आप करोगे ध्यान रखना, शब्द होने चाहिए 50 और अंक मिलेंगे 4। ठीक है, पहला क्या है, टॉपिक हमारे सामने दिया गया है, सिनेमा देखकर निकलते हुए पति पत्नी का संवाद लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना है। अब मूवी देखकर वो बाहर निकले हैं और वो संवाद आपको लिखना है। चलिए देखें कैसे लिखेंगे। पति, कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी ना? अब जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं वैसे ही करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर पत्नी, हाँ ठीक ही थी। पति, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या सिनेमा देखकर आनंद नहीं आया? पत्नी, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मार धाड़ के दृश्य अधिक थे और गाने भी कोई खास नहीं थे। मतलब पति को तो मूवी अच्छी लगी क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड मूवीज देखते हैं, लेकिन वाइफ को नहीं पसंद आई। पति, अरे कितने अच्छे तो गाने थे और हीरो ने क्या स्टंट किए, मुझे तो बहुत आनंद आ गया, और तुम कह रही हो कि तुम्हें आनंद ही नहीं आया। पत्नी, आपको ही मुबारक हो ऐसी मारधार वाली सिनेमा। अगली बार मुझे पहले ही बता दीजिएगा कि आप मारधार वाली सिनेमा देखने जा रहे हो, तो साथ नहीं आऊंगी। मतलब हमारी जो पत्नी है मिसेस, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस चीज के बारे में। पति, अरे बिगड़ती क्यों हो, अगली बार तुम्हारी पसंद की सिनेमा देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से 50 शब्दों में लिख दिया। तो जैसे नॉर्मल होता है, एक को पसंद आया एक को नहीं आया, तो नॉर्मल एक सिचुएशन थी। ठीक है, अब अथवा करके दूसरा है, क्या दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको एक सूचना तैयार करनी है। ठीक है, देखिए क्या है। आप अभय सिंह या अभया सिंह हैं और समर्पण नामक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं। आपका संगठन प्रौढ़ों के लिए निशुल्क सायंकालीन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा है, यानी कि जो मिडिल एज के लोग हैं उनके लिए ये कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इन कक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार करिए, यानी कि जो ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अंग बनना चाहते हैं उनके लिए आपको एक सूचना तैयार करनी है।
चलिए देखिए क्या सूचना में हमेशा आपको पता है कि पहले एक आपको ब्लॉग बनाना पड़ता है, फिर जो संस्था इसे इशू कर रही है वो लिखेंगे, समर्पण गैर सरकारी संगठन, फिर उसके बाद आप लिखते हो सूचना, फिर जाते हो डेट पे, जिस डेट को सूचना इशू हो रही है, फिर सूचना का विषय देना पड़ता है हमें, क्या है, निःशुल्क सायंकालीन कक्षाएं। अब यहाँ पर क्या है, मैं अभय सिंह समर्पण नामक गैर सरकारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि हमारा संगठन प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए निःशुल्क सायंकालीन कक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। हम आपको खुले मन से स्वागत करते हैं और इन सायंकालीन कक्षाओं, सायंकालीन मतलब शाम के समय लगेंगी, कक्षाओं के लाभ उठाने की अपेक्षा करते हैं, कि मतलब जो लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं आएं और लाभ उठाएं। समय और स्थान के साथ साथ अन्य विवरण आपको भेज दिए गए संपर्क विवरण पर मिलेंगे। ठीक है, अब क्या दिया गया, अब दिन कौन सा है, 12/10/2023 से लेकर 17/10/2023 तक, इतने दिन का ये कार्यक्रम है। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा। स्थान है 285 रिवर पार्क। अध्यक्ष कौन है, अभय सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सूचना एक तैयार कर ली और इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया आज का ये सैंपल पेपर नंबर 2। ठीक है, तो सैंपल पेपर 3 घंटे के अंदर करना है, सारे प्रश्नों को समझना है, तो बहुत ज़रूरी है कि सैंपल पेपर्स को सॉल्व करिए घड़ी लगाकर। ठीक है, तो पेपर पैटर्न में आपको लगातार समझा रही हूँ, बीच बीच में बहुत सारे ट्रिक्स भी दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक है, चलिए अब लेकर आएंगे पेपर संख्या 3, सैंपल पेपर नंबर 3 लेकर आएंगे ताकि आप फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।